everyone, welcome to Judiciary by PW. I am Shimi श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। इस एक्ट में सिर्फ 10 सेक्शन है और इस सेशन में हम इन 10 सेक्शंस को कवर अप करेंगे। एट द सेम टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और साथ में कुछ एमसीक्यूज भी लास्ट में हम करेंगे, राइट। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये पूरा एक्ट याद हो जाए इस सेशन में ही। जैसे ही सेशन खत्म होगा आपकी टिप्स पे होगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। नाउ अगर हम बात करें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की, तो नाम ही हमें बता रहा है कि ये एक्ट बेसिकली प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी तरीके से महिला को इनडिसेंट वे में ना तो एड में यूज करें, ना कोई पब्लिकेशन करें, ना कोई एडवर्टाइजमेंट में यूज करें। किसी भी तरीके का महिला का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका नाम भी बेसिकली है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन एक्ट, राइट। अब इस एक्ट में अगर हम इस एक्ट को रिलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आर्टिकल 15 में स्पेशल क्लॉज दे रखा है जो बात करता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल लॉज बना सकती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट प्रोविजन, जहां पे ये एक्ट एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए बनाया गया है। और ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से पब्लिकेशन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इनडिसेंट वे में महिला को डिपेक्ट नहीं कर सकते हैं, महिला को शो नहीं कर सकते हैं, राइट। ना ही उस महिला को, ना ही उसकी किसी बॉडी पार्ट को, और बाकी आगे प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे एक्ट का पर्पस क्या है, इस पूरे एक्ट आया कहां से, इससे पहले क्या सिचुएशन थी, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एंड आई एम परफेक्टली विजिबल टू एवरीवन। Now talking about few fundamental things, few basic things, that is कि ये एक्ट को एसेंट कब मिली थी। Now whenever we say कि एक्ट को एसेंट कब मिली थी, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये बिल आया, पहले बिल बनाया, उस बिल को पेश किया गया लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा से पास हुआ, और राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल पूरा यानी कि एक्ट बेसिकली जब बन गया तो उसको हमने भेजा प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब ने जब उस पर अपनी एसेंट दी साइन करके, वो दिन जो होता है दैट इज अ डेट ऑफ एसेंट, ठीक है। और वो डेट है आपकी 23 दिसंबर 1986। और ये फोर्स में कब आया, यानी कि लागू कब से हुआ देश भर में, तो ये लागू हुआ आपका 2 अक्टूबर 1987 में, राइट। तो जब हम बात करते हैं लागू कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक्ट आपका लागू हुआ है देश में या नहीं, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गेजेट में, जिससे पता चल जाता है कि भाई इस दिन से एक्ट जो है आपका देश में लागू हो चुका है। अगर हम इस एक्ट के पर्पस की बात करें, तो ये एक्ट का बेसिक पर्पस ये है कि भाई किसी भी तरीके का अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया जाए, ठीक है। यानी कि हम अलाउ नहीं करेंगे, इस एक्ट के माध्यम से हम अलाउ नहीं करेंगे कि महिला का अभद्र तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो या फिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जो बेसिकली वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्पस की अगर हम बात करें, तो प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, ना तो आप कोई ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ना ही कोई पब्लिकेशन कर सकते हैं। राइटिंग के फॉर्म से भी आप जो है कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। कोई एक ऐसी पेंटिंग जिससे अगेन वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो भी प्रोहिबिटेड है। और किसी फिगर्स के फॉर्म में अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वुमेन का तो वो भी प्रोहिबिटेड है। दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब ये एक्ट आया कहां से, ये एक्ट आपका आया कहां से और इससे पहले क्या सिचुएशन थी, तो 1986 से पहले बेसिकली आपका आईपीसी में प्रोविजन दे रखा था ऑब्ससेनिटी का, उसमें ये सारे मैटर्स फॉलो होते थे। बट देन उससे प्रॉपर तरीके से ये जो मेन इशू है आपका वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो रहा था। एंड देन वी फेल्ट कि भाई नहीं, हमें एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट लेकर आना चाहिए जो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करे कि भाई आप एड के माध्यम से पब्लिकेशन नहीं कर सकते जहां पे इनडिसेंट तरीके से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, राइट।
नाउ इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वुमेन मूवमेंट चल रहा था आपका 1986 में। तो वुमेन मूवमेंट एक चल रहा था 1986 में, उसकी वजह से ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया था 1986 में। नाउ वुमेन मूवमेंट जो चल रहा था वो क्यों चल रहा था? वो मूवमेंट चल रहा था बेसिकली अगेंस्ट नेगेटिव डिपिक्शन ऑफ वुमेन, कि महिलाओं को गलत तरीके से डिपेक्ट किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट महिलाओं ने एक जो है मूवमेंट चला रखा था 1986 में। इसकी वजह से ये बिल बनाया गया और ये पेश किया गया हाउस में। ठीक है, दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ये नाम आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, इस बिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ये लॉ बन गया आपका 1987 में। अब इसकी जो एनफोर्समेंट की डेट है ना वो बहुत ही इजी है याद करना, बिकॉज ऑफ रीजन कि 2 अक्टूबर, अगर आपने दृश्यम देखी है तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, और अगर आपने दृश्यम नहीं भी देखी है मूवी तो कोई बात नहीं, आप गांधी जयंती से इसको याद कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव, बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है इसका, सिंपल सा, टू रेगुलेट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन मेन स्ट्रीम मीडिया। ठीक है, कि भाई प्रॉपर तरीके से ही आप रिप्रेजेंट करें महिलाओं को, अगर आपको मीडिया में रिप्रेजेंट करना है। अगर किसी भी तरीके से आपने नेगेटिव फॉर्म में या फिर इनडिसेंट तरीके से डेरोगेटरी फॉर्म में महिला का रिप्रेजेंटेशन किया है तो फिर वो इस एक्ट में पनिशेबल होगा, फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। राइट नाउ, रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी इनडिसेंट इन एड्स, मैगजीन्स, पब्लिकेशन एक्सेट्रा। यानी कि आप मैगजीन्स में देखते हो ना, फोटोज आती हैं, तो वो जो महिला की फोटोज में आ भी रही है ना तो वो डिसेंट होनी चाहिए, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सी, डिसेंट क्या है क्या नहीं है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? क्योंकि ऑब्ससेनिटी की भी जब हम बात करते हैं तो ऑब्ससेनिटी क्या कहलाएगी, क्या चीज ऑब्ससेनिटी होगी? हो सकता हो जो मेरे लिए ऑब्सीन हो वो आपके लिए ना हो, जो आपके लिए ऑब्सीन हो वो मेरे लिए ना हो। तो इसके लिए हिकलैंड टेस्ट आया था, एक लैंडमार्क केस, जहां पे बेसिक स्टैंडर्ड्स बताए थे। इनफैक्ट एक टेस्ट बताया था कि भाई ये टेस्ट अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर पिक्चर, पर्टिकुलर इमेज, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट क्या ऑब्सीन है या फिर नहीं है। और उसका वो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो, दैट इज योर कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। कि कम्युनिटी की नजर से सोसाइटी एट लार्ज की नजर से क्या वो ऑब्सीन है या फिर नहीं है, राइट? तो सिमिलरली यहां पे बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन आपका किसी भी तरीके से इनडिसेंट नहीं होना चाहिए, ना तो एडवर्टाइजमेंट्स में, ना ही मैगजीन्स में, और ना ही आपके किसी भी तरीके की पब्लिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो वुमेन को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करे। मूविंग अहेड, अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई कहां से आया, एक वुमेन मूवमेंट चल रहा था और उस वुमेन मूवमेंट से वो बिल पेश किया गया, उसके बाद वो बिल पास हुआ और ये एक्ट बन गया। ठीक है, इससे पहले की क्या सिचुएशन थी? ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑब्ससेनिटी टेस्ट आपका आईपीसी में दे रखा है, ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड आपके कुछ सेक्शंस हैं आपके आईपीसी में दे रखे हैं। एंड यस, इस एक्ट के आने से पहले भी these issues were dealt under section 292 to 294 of Indian Penal Code, which is relating to your obscenity। ठीक है, तो इससे पहले ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, इससे पहले था, बस कुछ सेक्शंस दे रखे थे ऑब्ससेनिटी की रिस्पेक्ट में आईपीसी में, उसी के अंदर ये सारे मैटर्स बेसिकली डील किए जाते थे। बट स्टिल देयर वाज अ नीड कि भाई नहीं, ये सेक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, ये सेक्शंस आपके सफिशिएंट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स को ये इशू नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि इशू परसिस्ट कर रहा था और वुमेन रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट डिसेंट, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन डिसेंट तरीके से नहीं हो रहा था। ठीक है, और इनफैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी भी था महिलाओं के लिए, राइट, वुमेन के लिए, स्पेशली इन पब्लिकेशन, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। तो इस मैटर को एड्रेस करने के लिए एक एक्ट लेकर आया, छोटा सा 10 सेक्शन का, राइट। Therefore, to prevent indecent representation of women, especially a specific law is required, and hence the law was passed in the year 1986 and came into force on 2nd October 1987, right? तो ये कुछ बेसिक हिस्ट्री है इसकी कि भाई ये एक्ट कहां से आया और इससे पहले की क्या सिचुएशन थी। अब हम चलते हैं कि भाई बेयर एक्ट क्या कहता है। ठीक है, अब द एक्चुअल लॉ, सबसे पहला सेक्शन जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की, कि भाई मेरा नाम क्या है, तो इस एक्ट का नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, और ये लागू कहां पे होता है, तो ये पूरे देश भर में लागू होता है, होल ऑफ इंडिया।
अब पहले क्या था कि आप देखते थे कि एक्ट में लिखा हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से ये एक्ट आपका पूरे देश भर में लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 2, जो बेसिकली बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। इसमें कुछ डेफिनेशंस डिफाइन कर रखी हैं आपकी। सबसे पहली डेफिनेशन डिफाइंड है एडवर्टाइजमेंट की, कि भाई एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसको कहोगे कि ये एडवर्टाइजमेंट है। तो यहां पे डिफाइन किया गया कि कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, राइट, कोई भी लेबल, कोई भी रैपर या कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, स्मोक के माध्यम से या फिर गैस के माध्यम से, तो ये सारी चीजें आपकी एडवर्टाइजमेंट में आएंगी। यानी कि कोई भी नोटिस जारी हुआ, वो भी एक एड है। देखो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, जब आप प्रचार करना, ठीक है, एडवर्टाइज करना। मान लो कि मैंने ये पेन लॉन्च किया है, ठीक है, ये मैंने पेन बनाया है, काश मैं बना पाती, मतलब आई एम हाईली टेक्नोलॉजी चैलेंज पर्सन, ठीक है, बट स्टिल प्रिज्यूम करने में क्या है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो है पेन मैंने बनाया। अब इस पेन को मैंने बनाया है, तो इस पेन को मुझे मार्केट में बेचना भी है, क्योंकि बना के घर में तो नहीं रखना ना, इसको बेचना भी है। तो उसके लिए मैं एड्स निकलवाऊंगी, मैं अखबार में जो है नोटिस निकलवाऊंगी, या फिर मैं जो है अलग अलग जगहों पे बोलूंगी। अब तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल गई है, आप देखते हो अक्सर एड वगैरह जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, राइट। सो एनीवेज में ये सारी चीजें क्या है कि मेरा एड, मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ सो दैट मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। तो उस एडवर्टाइजमेंट में महिला का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे नोटिस के माध्यम से कोई सर्कुलर आपने जारी किया, उसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट को इसको कहोगे, कोई लेबल है, ठीक है, कोई रैपर है, रैपर जो आपका आता है, कोई बॉटल के ऊपर रैपर्स होते हैं, ठीक है, जो एक लेबलिंग होती है, बॉटल रैपर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपकी एडवर्टाइजमेंट में ही आएगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन किन किन चीजों के माध्यम से, स्मोक से, गैस से, लाइट से, साउंड से, इन सब चीजों से अगर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी आपके एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आएगा ना। विजिबल रिप्रेजेंटेशन इन सब चीजों के थ्रू हो कैसे सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें लाइट के माध्यम से, जो लेजर लाइट होती है, जो आप देखते हो अक्सर कि भाई लेजर शोज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली आप परसीव कर सकते हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो आप परसीव कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से, आईज से, ठीक है, यू कैन लिसन, ठीक है, अपने ईयर से। तो आप कोई भी चीज, कोई भी किसी भी माध्यम से स्मेल कर सकते हो, किसी भी चीज से बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे गैस भी लिखा है, स्मोक भी लिखा है, साउंड भी लिखा है, लाइट भी लिखा है। तो ये सारी चीजें आपकी एडवर्टाइजमेंट में आएंगी अगर इससे कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो एक व्यक्ति अपने सेंसेस से परसीव कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आएगा। द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन, टू बी। अब टू बी में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कोई चीज बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन आपका सैंपल के माध्यम से भी हो सकता है या फिर अदरवाइज भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका सैंपल के माध्यम से हो सकता है, वो सैंपल चाहे आप फ्री में दे रहे हो या अदरवाइज का मतलब पेड है, वो बेसिकली पेड है, ठीक है। तो कोई भी सैंपल चाहे आप फ्री में बांट रहे हो या फिर उसके पैसे ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन बाय सैंपल विल कम अंडर दी हैज बीन कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सी क्लॉज। अब सी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे डिफाइन कर रहा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। और आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आप कहोगे किसे, देखो कोई भी डिपेक्शन, ठीक है, डिपेक्शन मतलब कोई चीज कोई शो कर रहे हो, वो दिखा रहे हो, डिपेक्शन किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में आप कुछ शो कर रहे हो, क्या चीज शो कर रहे हो, फिगर ऑफ वुमेन, हर फॉर्म, बॉडी और एनी पार्ट, कुछ भी। सो वाइड, एम्बिट कितना वाइड है, कहता है कि आप कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर में आप डिपेक्ट कर रहे हो, यानी कि शो कर रहे हो किसी महिला को, उसकी किसी बॉडी पार्ट को, किसी उसके फॉर्म को, या कोई भी पार्ट उसका जो है अगर आप डिपेक्ट कर रहे हो, जो बेसिकली
विच इज इनडिसेंट, जो इनडिसेंट है, डेरोगेटरी है या डिग्नेटरी है टू वुमेन, और महिला के लिए डेरोगेटरी है, वो महिला के लिए इनडिसेंट है, इसके साथ साथ वो बेसिकली पब्लिक एट लार्ज को भी अफेक्ट कर रहा है, और डिप्रेव, करप्ट, इंजर पब्लिक मोरालिटी। तो अगर ऐसा कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपने डिपेक्ट किया है महिला को या महिला के किसी बॉडी पार्ट को, जो बेसिकली महिला को तो ठेस पहुंचा ही रहा है, महिला की डिग्निटी को तो हर्ट कर ही रहा है, महिला के लिए डेरिवेटरी है ही वो, एट द सेम टाइम पब्लिक एट लार्ज के लिए भी वो जो है बेसिकली पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक मोरालिटी को भी बेसिकली इंजर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, डिप्रेव कर रहा है, या उनके माइंड को, पब्लिक एट लार्ज के माइंड्स को करप्ट कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2C में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डिफाइन कर रखा है कि कैसा भी डिपेक्शन, किसी भी मैनर में डिपेक्शन कर रखा है आपने, और क्या डिपेक्ट किया है, क्या शो कर रहे हो आप शो कर रहे हो महिला को, उसकी बॉडी को, उसके किसी फॉर्म में या किसी भी पार्ट को उसके, जो बेसिकली विच इज इनडिसेंट, डेरोगेटरी टू द वुमेन एज वेल एज वो आपका पब्लिक मोरालिटी को भी किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज 2D, जहां पे लेबल डिफाइन है कि भाई लेबल क्या होगा। सी, लेबल में, लेबल आपका रिटन हो सकता है, ठीक है, या किसी तरीके का कोई मार्क है, अफिक्स्ड है, कोई चीज चिपकी हुई है, ठीक है, स्टैम्प्ड है, ठीक है, स्टैम्प जो लगाए जाते हैं स्टैम्प्ड है, प्रिंटेड है, ग्राफिक मैटर्स हैं, किसी भी पैकेज पे उसको आप लेबल कहोगे। तो कोई भी पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग के ऊपर एक लेबल लगी होती है, उस लेबल पे कोई चीज लिखी हुई है, कोई चीज रिटन है, या उस पे कोई मार्क बना हुआ है इस तरीके से जो इंडिसेंट है, या फिर अगर कोई चीज फिक्स कर रखी है, ठीक है, चिपका रखी है उसके ऊपर, या स्टैंपिंग कर रखी है उस पे, या फिर आपने उस पे कुछ प्रिंट करा रखा है उस लेबल पे, या कोई भी ग्राफिक मैटर यूज कर रखा है, ठीक है, किसी भी पैकेज पे, तो वो आपका लेबल की डेफिनेशन में आएगा। पैकेज अगेन 2E में पैकेज डिफाइन कर रखा है। अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पैकेज किसको कहोगे, कोई बॉक्स हो गया, डब्बा, कोई कार्टन, ठीक है, कोई भी टिन या कोई भी कंटेनर, ये सारी चीजें आपकी पैकेज में फॉल करेंगी। सी, अब ये डेफिनेशन, सी पैकेज वगैरह की बहुत कॉमन सेंस की डेफिनेशन दे रखी है। पैकेज क्या होगा, कोई डब्बा है, कोई कार्टन है, कोई टिन है, कोई कंटेनर है, इसको हम पैकेज ही बोलेंगे। तो यहाँ पे 2E में पैकेज को डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे बस आपकी 2E तक ही डेफिनेशन क्लॉज दे रखी है, जिसमें से 2C बहुत इंपॉर्टेंट है और 2A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बेसिकली एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नाउ सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 को समझो क्या कहता है। सेक्शन 3 बेसिकली बात कर रहा है कि एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो अगर ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है, अभी एडवर्टाइजमेंट कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2A में डिफाइन है ना, अभी हमने पढ़कर आए हैं। तो ये कहता है कि किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है महिला का, दैट इज प्रोहिबिटेड। नो पर्सन शैल पब्लिश, अरेंज और टेक पार्ट इन, ना तो कोई पर्सन पब्लिश कर सकता है, ना ही अरेंज कर सकता है, ना ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किस चीज में, पब्लिकेशन में ना ही कोई पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, या ना ही कोई पर्सन जो है पब्लिश कर सकता है। एग्जीबिशन में ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही वो पब्लिश कर सकता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोहिबिशन दे रखी है, पनिशमेंट आगे है, अभी आगे के सेक्शंस में आएंगी। कहता है यहाँ पे कि नो पर्सन शैल पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन एग्जीबिशन और पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो कोई भी पब्लिकेशन जिसमें बेसिकली कोई एडवर्टाइजमेंट है और उस एडवर्टाइजमेंट में अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो वो पर्सन इज नॉट अलाउड टू पब्लिश इट, टू एग्जिबिट इट, ठीक है, एग्जीबिशन में भी इसको नहीं लगा सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 बेसिकली पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन नंबर 3 अभी हमने पढ़ा, और सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि वो बेसिकली प्रोहिबिट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट को। सेक्शन नंबर 4 किसको प्रोहिबिट कर रहा है, पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर रहा है, राइट, कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, वहां पे आप एड पब्लिश नहीं कर सकते। यहां पे कहता है
प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट एनी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि ना तो आप कुछ पब्लिश कर सकते हो और ना ही आप पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो कोई भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ना ही आप बाय पोस्ट कोई पिक्चर्स भेज सकते हो, ना ही कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं भेज सकते हो, राइट। नो पर्सन शैल, क्या क्या नहीं कर सकता। नाउ दिस इज एक्ट, ये एक्ट है। क्या क्या नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं, बेच नहीं सकता, हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, या फिर पोस्ट से नहीं भेज सकता। क्या चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या चीज पोस्ट से नहीं भेज सकता, क्या चीज सर्कुलेट नहीं कर सकता, क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्या चीज वो हायर या सेल नहीं कर सकता। तो यहां पे कहता है कि कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड फिल्म, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर, फोटो, कुछ भी, यानी कि ये सारी चीजें आपकी, कोई भी किताब, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी राइटिंग, पेंटिंग, फोटोज, ये सारी चीजें कोई पर्सन ना तो प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही बेच सकता है, ना ही इसको किराए पे हायर कर सकता है, ठीक है, ना ही बेसिकली इसको सर्कुलेट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर ना ही इसको पोस्ट के माध्यम से भेज सकता है किसी को। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस हैं। देखो, पहला एक्सेप्शन क्या दे रखा है क्लॉज ए में, कि कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, पेंटिंग, फोटो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अगर बेसिकली आपकी पब्लिक गुड के लिए हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हैं, तो उस केस में वो अलाउड है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट, लेट्स टेक बुक एन एग्जांपल, ठीक है, कोई भी बुक अगर पब्लिक गुड के लिए है, ग्राउंड क्या है कि इन इंटरेस्ट ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, जनरल कंसर्न, ठीक है, तो अगर इन सब पर्पसेस के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है, आर्ट है, कोई लिटरेचर है, लिटरेचर पर्पस के लिए है, साइंस के पर्पस के लिए है, अगर कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट या कोई भी स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, कोई भी फोटोग्राफ, तो वो आपकी अलाउड है, बट इट मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, या फिर बोनाफाइडली आपने वो बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फोटो वगैरह बनाई है, ठीक है, जो बेसिकली रिलीजियस पर्पस के लिए है। किस पर्पस के लिए है? रिलीजियस पर्पस के लिए। बोनाफाइडली आपने पब्लिश करी है वो बुक या वो पैम्पलेट फॉर एग्जांपल, और वो बेसिकली रिलीजियस पर्पस के लिए आपने पब्लिश करी है, राइट। नाउ सेकेंड एक्सेप्शन देखो, सेकेंड एक्सेप्शन इज कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो स्क्रप्चरल हो या इनग्रेव्ड हो या पेंटेड हो, गुदा हुआ हो, जैसे गुफाओं में आप देखते नहीं हो कि इनग्रेव्ड है उस पे, ठीक है, गुदा हुआ है उस चीज पे, राइट। तो कोई भी स्क्रप्चर है, कोई भी मूर्ति है बेसिकली, या फिर कोई भी पेंटिंग है, या कहीं में कुछ गुदा हुआ है, बना हुआ है, रॉक्स पे बना हुआ है, दीवार में बना हुआ है, एक्सेट्रा, किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में अगर अलाउड है, या फिर टेम्पल में कोई गाड़ी यूज हो रही है रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है, टेम्पल में या फिर कोई गाड़ी यूज हो रही है रिलीजियस पर्पस में, उसमें अगर वहां पे प्रिंटेड है, तो वो इज इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज अलाउड। तो फिर वो आपका अलाउड है, वो रिप्रेजेंटेशन आपका अलाउड है। कहता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन स्क्रप्चरल फॉर्म में है, कोई मूर्ति है, ठीक है, या इनग्रेव्ड है, कहीं पे टेम्पल में है, कहीं टेम्पल में आप देख सकते हो कि पेंटिंग बनी हुई है या इनग्रेविंग कर रखी है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा, दैट इज अलाउड। अगेन, एनी फिल्म वेयर पार्ट 2 ऑफ सिनेमैटिक ग्राफिक एक्ट 1952 इज एप्लीकेबल। तो जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, पार्ट 2 इस एक्ट का एप्लीकेबल है, तो वहां पे कोई भी फिल्म जो है वो आपका एक्सेप्शन में फॉल करेगी, दैट इज अलाउड। अदरवाइज एज अ जनरल रूल, तो जनरल रूल सेज दैट कि कोई भी पर्सन बेसिकली ना तो प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना ही हायर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही बेसिकली सर्कुलेट कर सकता है, ना ही सेंड कर सकता है पोस्ट से कोई भी किताब, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी प्रिंटिंग, कोई भी फोटो जिसमें बेसिकली इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन को, राइट। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 4। मूविंग अहेड विद सेक्शन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन ये बात करता है कि पावर टू एंटर एंड सर्च। अभी सुना सुनाया लग रहा होगा आपको, सीआरपीसी में भी पावर दे रखी है
कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज भी कर सकता है। यहां पे कहता है कि ये पावर किसके पास है, ये पावर गेजेटेड ऑफिसर के पास है। और इस गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये ध्यान रखना, प्रीलिम से पूछता है। क्या कहता है कि किसके पास पावर है एंटर और सर्च करने की, तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर जिसको ऑथराइज किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, टू एंटर एंड सर्च, वो किसी भी जगह घुसकर सर्च कर सकता है वहां पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सीज भी कर सकता है कोई भी मटेरियल जो उसको लगता है कि ये इस एक्ट के कॉन्ट्ररी है, कि भाई यह तो पब्लिकेशन अलाउड नहीं है, इंडिसेंट पब्लिकेशन अलाउड नहीं है महिला का, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है उसको। अगर ऐसा कोई भी मटेरियल मिल जाता है, कोई बुक मिल जाती है, कोई पैम्पलेट मिल जाता है, तो वो उसको सीज भी कर सकता है, उसके पास पावर है। एट द सेम टाइम वो एग्जामिन कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रजिस्टर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसको वहां पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के पास, इस गेजेटेड ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो घर घुस के सर्च भी कर सकता है। उसको अगर कुछ लगता है कोई ऐसा मटेरियल जो इस एक्ट से विपरीत में, कॉन्ट्ररी है इस एक्ट के, तो उसको वो सीज भी कर सकता है। एट द सेम टाइम वो एग्जामिन भी कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड, उसको कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है, कोई बुक मिल जाती है, कोई रजिस्टर मिल जाता है, कोई भी रिकॉर्ड मिल जाता है, वो उसको बेसिकली एग्जामिन भी कर सकता है। नाउ नो एंट्री इन ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। अब ड्वेलिंग हाउस क्या होता है, ड्वेलिंग हाउस बेसिकली जहां पे लोग रहते हैं उसको हम ड्वेलिंग हाउस कहते हैं, राइट। तो यहां पे कहता है कि बिना वारंट के आप ड्वेलिंग हाउस में नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपकी एंट्री नहीं है जब तक आपके पास वारंट ना हो ड्वेलिंग हाउस में घुसने की, जहां पे लोग रहते हैं। अब सर्च एंड सीजर के लिए सीआरपीसी के पूरे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जो सीआरपीसी के आपके सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। नाउ दैट वी कैन से कि बीएनएसएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई चीज सीज कर ली, आप गए, आपने वहां सर्च किया और आपको कोई ऐसा पैम्पलेट मिल गया जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है महिला का, तो उस केस में आप उसको जब सीज करके लाओगे तो आपको उस मटेरियल को बेसिकली मटेरियल के बारे में बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को कि भाई ये मटेरियल मैं सीज करके लाया हूं उस साइड से, उस जगह से जहां पे मैं सर्च करने गया था। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को। नाउ सेक्शन 6 बात करता है पेनल्टी की, कि भाई अगर आपने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को वायलेट किया है। सेक्शन 3 बात करता है कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन आपका एडवर्टाइजमेंट पे है, और सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन है आपका पब्लिकेशन पे। तो अगर आपने वो काम कर दिया जो प्रोहिबिटेड है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, तो कितना टाइम की सजा होगी। कहता है अगर आपने पहली बार गलती करी है तो 2 साल की जेल की हवा, साथ में फाइन। मैक्सिमम फाइन कितना होगा, 2000 रुपए का। और अगर आपने दोबारा सेकेंड टाइम वो एक्ट किया है और आपको कन्विक्ट कर दिया गया है तो मिनिमम 6 महीने की जेल की हवा है, फाइन 10,000 रुपए है और मैक्सिमम 5 साल है और फाइन आपका 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। पूछ लेते हैं आपसे पेनल्टी कि कितनी पेनल्टी दे रखी है इस एक्ट में, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 7 बात करता है ऑफेंस बाय कंपनी। अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर मान लो ऑफेंस किसी कंपनी ने किया है तो आप किसको पनिश करोगे, तो भाई जो भी इंचार्ज है उसका, जो वो ऑफेंस हुआ था उस टाइम पे जो भी पर्सन इंचार्ज उसको पनिश कर देंगे। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पर्सन इंचार्ज ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जब वो ऑफेंस हुआ है, जब वो एक्ट हुआ है, उस टाइम पे कौन सा पर्सन इंचार्ज था उसको बेसिकली हम पनिश करेंगे। कहता है यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कैसा, कि अगर मान लो जो पर्सन इंचार्ज है वो ये प्रूव कर देता है कि ऑफेंस उसकी नॉलेज में हुआ ही नहीं, उसकी नॉलेज में हुआ ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है कुछ भी, विदाउट हिज नॉलेज, या फिर वो ये प्रूव कर देता है कि भाई मैं तो पूरा सतर्क था, मैं तो जो है डिलीजेंटली एक्ट कर रहा था, ड्यू डिलीजेंस से मैंने एक्ट किया था, अपनी तरफ से सारे मैं कॉशियस भी था और मेरी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं थी। तो अगर वो ये बात प्रूव कर देता है तो फिर उसको किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नाउ किसको पनिश करेंगे, अभी हमने देखा जो भी इंचार्ज है उसको हम पनिश करेंगे। यहाँ पे कहता है तो आप पनिश कर सकते हो डायरेक्टर को कंपनी के, सेक्रेटरी को,
मैनेजर को या कोई अदर ऑफिसर्स को उस कंपनी के जो भी इंचार्ज हो या फिर उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो इन सबको आप जो है बेसिकली पनिश कर सकते हो फॉर द ऑफेंस, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, राइट। तो ये आपका सेक्शन नंबर 7 है जो बात करता है ऑफेंस बाय कंपनीज की। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8 जो बात करता है नेचर क्या है ऑफेंस का। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो ऑफेंस का नेचर है दैट इज कॉग्निबल एंड बेलेबल, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि जो ये जो एक्ट है ना इसका नेचर क्रिमिनल है, इसका नेचर क्रिमिनल है। यहाँ पे बता रखा है कि भाई कॉग्निबल और बेलेबल ऑफेंस होता है यहाँ पे। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारी सी बात कह रहा है, आप अक्सर देखते होगे माइनर लॉ में ये सेक्शन जरूर होता है, दैट इज प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में आपने एक्ट किया है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपके खिलाफ कोई भी सूट, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसने कोई भी काम किया है, उस ऑफिसर ने अगर गुड फेथ में एक्ट किया है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। एंड द लास्ट सेक्शन, पावर टू मेक रूल्स। रूल्स बनाने की पावर इस एक्ट में किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट में रूल्स बनाने की। सो आई होप ये सेक्शंस आपको याद हो गए होंगे। सिर्फ 10 सेक्शंस हैं और छोटा सा एक्ट है और बहुत टफ बातें भी नहीं गई है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें गई हुई है। और ये नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे? जो ये नोट्स है हैंड रिटन, ये नोट्स आपको मिलेंगे PW के ऐप में। देखो अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो आई नो आप लोगों का जील मुझे यहाँ पे दिखता भी है कि कितने हाईली मोटिवेटेड है आप लोग। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो अभी आप पढ़ के रख लो और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और जब आपको रिवाइज करना होगा तो ये नोट से आप फट 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 रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सारे आप माइनर लॉज के जो नोट्स हैं वो आपको PW के ऐप में मिल जाएंगे, राइट। चलो नाउ लेट्स डू सम केस लॉज। कुछ केस लॉज देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला केस है आपका अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है। अब यहां पे बताया गया है ऑब्स्सिनिटी के बारे में कि भाई ऑब्स्सिनिटी है या फिर नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ये चीज ऑब्स्सिनिटी में आएगी या फिर नहीं। अब देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया, देखो हुआ क्या इस केस में। The Honorable Supreme Court addressed the issue whether a photograph published in a magazine, एक फोटो मैगजीन में पब्लिश हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि क्या वो फोटो ऑब्सीन है अंडर सेक्शन 292 ऑफ IPC और नॉट, ये डिसाइड करना है। मामला क्या है पहले देखो। यहां पे अवीक सरकार द एडिटर ऑफ द मैगजीन, अवीक सरकार मैगजीन के एडिटर हैं। मैगजीन का नाम है आपका आनंदा बाजार पत्रिका, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किया एक फोटोग्राफ एक टेनिस प्लेयर का, हस्बैंड और वाइफ उनका जो है बेसिकली यहाँ पे और उनके फियांसे का, यहाँ पे इन्होंने एडिटर ने एक फोटो पब्लिश करी। दिस पर्टिकुलर फोटो ओरिजिनली फीचर्ड इन अ जर्मन मैगजीन। ये फोटो आपकी एक जर्मन मैगजीन में पब्लिश की गई थी, उसका नाम था स्टर्न, ठीक है। वहां पे उन्होंने डिपेक्ट किया कि जो ये इनकी जो पिक्चर थी वो बिल्कुल न्यूड थी। बेकर और फेल्टस की जो पिक्चर थी वो बेसिकली न्यूड थी। और उस मैगजीन में वो फोटो छापने की इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन ये थी कि वो बेसिकली इस फोटो को छापने के बाद ये एक स्टेटमेंट देना चाहते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जो काले और गोरे में भेदभाव करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो ये कपल है, ठीक है, ये इसमें से एक पर्सन व्हाइट है और एक पर्सन ब्लैक है, तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देना चाहते थे। उसकी उस चीज को स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये न्यूड पिक्चर लगाई थी। एज बेकर इज व्हाइट एंड फेल्टिस इज ब्लैक। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और जब ये पूरी कहानी पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि भाई इसको छापने के पीछे इंटेंट क्या है, यानी कि उस कंटेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एंड उसके पीछे पर्पस क्या है व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर द मटेरियल इज ऑब्सीन और नॉट। तो जब भी आपको ये डिसाइड करना हो कि कोई मैटर ऑब्सीन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर इमेज, उस पर्टिकुलर फोटो को छापने का पर्पस, उसके पीछे इंटेंट, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
The court noted that the photograph aimed to challenge racial discrimination rather than to affect the interest of the people or public at large. तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो बेसिकली फोटो छापने की इंटेंशन थी एडिटर की, वो ये थी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना चाहते थे, वो और कुछ या पब्लिक एट लार्ज के माइंड को करप्ट नहीं करना चाहते थे. दिस वाज द इंटेंशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया. अब कोर्ट ने यहाँ पे एक कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को अप्लाई किया. कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्स्सिनिटी को इवैल्यूएट करने के लिए ये एक टेस्ट निकाला हुआ है, उसी टेस्ट को अप्लाई किया और टेस्ट का नाम है आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. नाम ही बता रहा है कि कम्युनिटी के स्टैंडर्ड पे, यानी कि कम्युनिटी अगर सोसाइटी एट लार्ज इसको देखेगी तो उनका क्या व्यू पॉइंट होगा, वो क्या परसीव करेंगे. नाउ दिस टेस्ट कंसीडर्स whether the material tends to deprave or corrupt those minds are open to such influences based on prevailing societal norms. अब ये फोटो अगर उस व्यक्ति को दिखाई जाएगी, एक नॉर्मल पर्सन को, या फिर ऐसे समझ लो कि सोसाइटी में अगर ये पिक्चर जाएगी तो इससे वो लोग जिनका माइंड जल्दी करप्ट हो जाता है या फिर दोज हु आर वेरी मच ओपन टू सच इन्फ्लुएंसेस, तो उनका माइंड करप्ट होगा या फिर नहीं होगा ये फोटो देखकर. The court highlighted the significance of protecting freedom of speech and expression, especially when material serves a broader public interest. अब यहां पे देखो कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया. कोर्ट ने यहां पे हाईलाइट किया कि भाई एक तरफ है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और स्पेशली तब जब कोई मटेरियल बेसिकली क्या है, वो एक ब्रॉडर इशू को एड्रेस कर रहा है या फिर एक ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट को एड्रेस कर रहा है, तो वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. In this case, the photograph was seen as a form of artistic expression addressing important social issue. कोर्ट ने यहां पे कहा कि जो ये न्यूड पिक्चर छापी है मैगजीन में, एडिटर ने उनका पर्सपेक्टिव, उनका जो ये एक्सप्रेशन है, दैट इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो बेसिकली एक बहुत बड़े मुद्दे को एड्रेस कर रहा है, दैट इज योर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. यहां पे जब कोर्ट इस केस में जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने एक और लैंडमार्क केस को रेफर किया और केस का नाम है आपका रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब इस केस में स्टैब्लिश किया था प्रिंसिपल दैट द मटेरियल शुड बी जज्ड एज अ होल एंड नॉट इन आइसोलेशन, कि जब भी हम आपके सामने कोई मटेरियल आएगा जिसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या ये ऑब्सीन है या फिर नहीं है, तो उस केस में आपको उस पूरे मटेरियल को एज अ होल देखना है, उसको, उसके एक हिस्से को, उसके एक पार्ट को ऐसे आइसोलेशन में नहीं देखना है, उसको पूरे मटेरियल को एज अ होल लेके चलना है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेफर करने के बाद कंक्लूड किया that the photograph was not obscene because it did not appeal to affect the public at large or affect the public's interest and was published with a significant social message. तो यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ है वो पब्लिश की गई थी एक सोशल मैसेज देने के लिए, रादर लोगों की, पब्लिक के माइंड को करप्ट करने के लिए ये फोटोग्राफ नहीं दी गई थी. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्वैश कर दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अवीक सरकार, जो बेसिकली एडिटर थे, ठीक है, and the publisher, reinforcing the need to consider the context and the purpose of material when assessing obscenity and upholding the freedom of speech and expression. तो यहाँ पे कोर्ट ने अपहोल्ड किया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है, जब भी हम ऑब्सीनिटी के मैटर को देखेंगे या जब भी हम ये जानेंगे कि भाई ऑब्सीनिटी है या नहीं है, क्या ये चीज ऑब्सीनिटी कहलाएगी या फिर नहीं, तो हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल का कंटेक्स्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. और अगर वो ऐसा है जो बेसिकली पब्लिक एट लार्ज में या बहुत बड़ा सोशल इशू को एड्रेस कर रहा है, तो वहां पे हम जरूर जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको हम अपहोल्ड करेंगे, राइट. एंड इस पर्टिकुलर केस में भी कोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया और कहा कि ये फोटोग्राफ आपकी ऑब्सीन नहीं है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट केस जो रिलेटेड है बेसिकली आपके साइबर ऑब्सीनिटी से. देखो देश में अब साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, तो साइबर ऑब्सीनिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है आजकल,
एक छोटा छोटा बच्चा जो बहुत ही छोटा है वो भी बहुत तेजी से फोन चलाना सीख जा रहा है, बेशक उसके पेरेंट्स उसको नहीं सिखा रहे हैं बट फिर भी वो सीख जा रहा है, राइट, कि जिसको हम कहते हैं भाई जेनजी किड्स हैं, अल्फा किड्स हैं, राइट। तो साइबर ऑब्सिनिटी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में केस आया आपका इन द ईयर 2007। केस का नाम है आपका अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो वो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, वो तो अब पुराना हो गया, ठीक है। वो जो कोर्ट का यहाँ पे ओपिनियन था कि जो पहले हमने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बनाया था वो अब रिलेक्टेंट हो गया है, उसका अब कोई भी इंपॉर्टेंस रहा नहीं, क्योंकि अब ये एरा जो है, अब जो ये जनरेशन है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजिकल एज है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड हैज हेल्ड दिस दैट प्रोहिबिशन ऑन सेलिंग एंड पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो जहां पे हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास आर्टिकल 19 है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये आर्टिकल 19 है ना, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं क्लॉज 2 में। और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में साइबर ऑब्सिनिटी यानी कि टेक्नोलॉजी को बेसिकली ध्यान में रखते हुए कहा कि पब्लिश करना या फिर सेल करना कोई भी ऑब्सीन मटेरियल, इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच इज इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो प्रोवाइडेड है आपके आर्टिकल 19 में। तो अब ये एक और ग्राउंड है आपका किस चीज का, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आपके दे रखे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, उसमें एक और ग्राउंड है कि भाई आप जो है ऑब्सीन मटेरियल को ना तो बेच सकते हैं और ना ही पब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है द ईयर 2007। नाउ द नेक्स्ट केस इज समरेश बोस वर्सेस अमल मित्रा। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी में एक डिस्टिंक्शन किया। इन्होंने कहा कि अगर मान लो आप कोई भी वल्गर स्टेटमेंट लिखते हो तो वो ऑब्सिनिटी नहीं होगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑब्सिनिटी हो। A vulgar writing is not necessary obscene, कोई जरूरी नहीं है कि वल्गर राइटिंग आपका ऑब्सिनिटी में आए या ऑब्सीन कहलाए। Vulgarity arouse a feeling of disgust and revolution and also boredom, but does not have the effect of, अगर हम वल्गर राइटिंग की बात करें ना तो उस वल्गर राइटिंग का इतना इफेक्ट नहीं होता कि वो डिप्रेव करे या फिर करप्ट करे मॉरल्स को, किसी भी रीडर के जो पढ़ रहा है उसके मॉरल को करप्ट नहीं कर पाएगा। वल्गर राइटिंग जो है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल की बात करी जाए, ठीक है, वेयरएज ऑब्सिनिटी हैज दैट टेंडेंसी, ऑब्सिनिटी की वो टेंडेंसी है कि वो बेसिकली एक पर्सन के मोरल को करप्ट कर सकती है या फिर उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, राइट। तो whereas obscenity has that tendency to deprave and corrupt those minds who are open to such immoral influences। देखो कुछ माइंड्स होते हैं ना which are open, always open for such immoral influences, बहुत immoral चीजों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्सीन मटेरियल या ऑब्सिनिटी की में वो टेंडेंसी होती है, वो उन लोगों के माइंड्स को करप्ट कर देती है, डिप्रेव कर देती है। बट यस व्हेन वी टॉक अबाउट वल्गर राइटिंग, तो वल्गर राइटिंग रीडर के माइंड को इस तरीके से अफेक्ट नहीं करती जिस तरीके से बेसिकली आपकी ऑब्सीन मटेरियल्स करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर केस में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया था ऑब्सिनिटी एंड वल्गैरिटी के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज द केस। ये कुछ केसेस हैं आपके जो रिलेटेड है ऑब्सिनिटी से, जो इस एक्ट में आप डिस्कस कर सकते हो, जो कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। Now let's do few questions. So as we know that this particular session is not live, so I believe कि आप लोग कमेंट में मुझे आंसर्स बता सकते हैं, या अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन, आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, वो सारी चीजें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आपको सर्च करना है श्रीमी श्रीवास्तव। जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरे नाम की स्पेलिंग है ये, जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मैं टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा श्रीमी मैम जुडिशरी वाला के नाम से, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो स्ट्रैटेजी को लेके हो, एग्जामिनेशन को लेके हो, या फिर इन सेशंस को लेकर हो। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हु इज ऑथराइज्ड to make arrest under this act।
कौन सा पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है इस एक्ट में, सर्च कौन कर सकता है, एंटर कर सकता है, सीजर कर सकता है, कौन कर सकता है? देखो हमने ये पढ़ा था कि कोई पर्सन जो बेसिकली कोई गेजेटेड ऑफिसर है, और कोई पर्सन नहीं, कोई गेजेटेड ऑफिसर है, और वो गेजेटेड ऑफिसर किसने अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सो बी इज द राइट आंसर हियर। बी इज द राइट आंसर हियर, राइट। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो। पुलिस इंस्पेक्टर इज नॉट देयर, पूरे एक्ट में कहीं बात नहीं करी है डीएम और पुलिस इंस्पेक्टर की, तो आप एलिमिनेशन वे से आप इनको काट सकते हो। नाउ बस दो डिफरेंस है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने उस गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कहां पे डिफाइंड है? तो डेफिनेशन क्लॉज में 2A से लेके बस 2E तक की डेफिनेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2A इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एडवर्टाइजमेंट की। अब इसको याद करने का तरीका भी है कि एडवर्टाइजमेंट भी A से स्टार्ट होता है और 2A में ही डिफाइंड है, तो आपको याद रहेगा कि 2A में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्ट में ऑफेंस का नेचर क्या है? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सो आई हैव टोल्ड यू कि जो नेचर है ऑफेंस का, दैट इज कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Which section provides for prohibition of advertisement containing indecent representation of women? Section 4, Section 6, Section 3 और Section 5. So the right answer here is Section 3 में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का प्रोहिबिशन, और Section 4 में दिया हुआ है आपका प्रोहिबिशन पब्लिकेशन पे। ठीक है, चलो। द एक्ट केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी को नहीं आया था, बिल्कुल भी 1 जनवरी को नहीं आया था। अक्टूबर में कब आया था? सो ये फोर्स, इस एक्ट को एसेंट 23 दिसंबर को मिली थी 1986 में। एक साल बाद ये फोर्स में आया, 2 अक्टूबर 1987 में ये फोर्स में आया। इन फोर्स कब हुआ है? ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नो सूट शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके ऑफिसर्स को फॉर द एक्ट डन इन ड्यू डिलिजेंस, ऑनेस्टली, गुड फेथ और विद ड्यू केयर। सी हमने बताया था कि कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी, कोई भी सूट फाइल नहीं होगा, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर का, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उन्होंने कोई भी एक्ट किया है गुड फेथ में तो। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नाउ लेबल शैल नॉट इंक्लूड, क्या चीज लेबल में नहीं आती है? एनी प्रिंटेड ग्राफिक मटेरियल अपेयरिंग ऑन पैकेज, any matter affixed on package, any auxiliary matter along with package, none. So any matter printed या appearing on the package, ये तो है। कोई matter affixed है, ये भी है, right? पैकेज पे कोई भी auxiliary matter along with the package, पैकेज के साथ, ये लेबल नहीं है। This is not label. So this is the right answer. This is the right answer because the question is कि label shall not include, क्या चीज label में नहीं आती है? तो C is the right answer. Indecent representation of women कहाँ पे defined है? बहुत ही important है। 2A में नहीं है क्योंकि इसमें advertisement defined है, right? 2H तो है ही नहीं, 2F भी नहीं है क्योंकि A से लेके E तक है, right? तो 2C is the only option left. 2C में आपका define कर रखा है indecent representation of women. तो इस एलिमिनेशन मेथड से भी ना आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में याद ना है। Which of the following is not included in package, क्या चीज पैकेज में नहीं आती है? बॉक्स, कार्टन, टिन कंटेनर और रजिस्टर्ड पोस्ट। सी इट इज अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। रजिस्टर्ड पोस्ट आपका नहीं आता है पैकेज में, कार्टन आता है, बॉक्स आता है, टिन कंटेनर, ये सारी चीजें आपके पैकेज में आती हैं, बट रजिस्टर्ड पोस्ट आपका पैकेज में नहीं आता है। लेबल कहां पे डिफाइंड है? 2B, 2D, 2F और सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 भी नहीं है, सेक्शन 2F भी नहीं है, राइट? E तक ही दे रखा है। नाउ 2B और 2D, तो यहां पे द राइट आंसर इज 2D।
2D में आपका लेबल डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कौन सा सेक्शन कॉम्प्लीमेंट करता है इसके साथ। नाउ थोड़ी देर पहले हम ऑब्ससीनिटी की बात कर रहे थे और ऑब्ससीनिटी आपका सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। सो यस, बी इज द राइट आंसर हियर, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ और नन। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रूल्स बनाने की पावर, इस एक्ट में रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू पब्लिकेशन, बोथ और नन। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी और पब्लिकेशन के माध्यम से भी। सो बोथ इज द राइट आंसर, बोथ इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी एग्रीव्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन कौन है। देखो इस एक्ट का नाम क्या है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, राइट। तो यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन कौन है, वुमेन। तो यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा, महिला होगी जिसका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है, तो वही बेसिकली यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन कहलाएगी। द लास्ट क्वेश्चन, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 will applicable is protected by the act by the virtue of section 9, section 6, section 4 और section 8। तो यहाँ पे section 4 हमने देखा था जहां का एक्सेप्शन में आता है, दैट इज योर थर्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में फॉल करती है ये चीज आपकी, तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4 एंड दिस इज पार्ट सेकंड, राइट। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं इस एक्ट से, एक्ट भी छोटा है और आपसे 1-2 क्वेश्चन बेसिकली एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच मी आउट ऑलवेज ऑन टेलीग्राम। So this was all from my end in today's session. See you on the next Sunday with a new act. ठीक है, एक नया एक्ट करेंगे और उसको भी हम पूरे ही एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। So if you, I hope you have liked the session. Thank you so much and you can connect with me. Thank you.